नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज सुबह हमारे देश ने रिकॉर्ड 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाकर खुशियों के साथ गर्व करने की दस्तक दी। दुनिया में यह लक्ष्य हासिल करने वाला हमारा देश भारत दूसरा है। गर्व की इसी कहानी के साथ आज हम बात करेंगे 80, 90 पूरे 100 की। 100 यानी 100 करोड़ वैक्सीन की और 100 यानी 100 के ऊपर या 100 पार पेट्रोल डीजल। क्योंकि जब भी तेल के दाम की बात हुई, मंत्रियों ने जवाब दिया मुफ्त वैक्सीन लगेगी तो टैक्स तो भरना ही होगा ना। तो टैक्स के इंजेक्शन से खींचे गए जनता के पैसे से वैक्सीन 100 करोड़ लगी। अब आगे क्या टैक्स घटेगा या फिर 100 में आग, 100 में लगा धागा और तेल तेजी से भागा। 16 जनवरी को देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का पहला टीका लगता है और फिर 100 करोड़वीं डोज जब 21 अक्टूबर की सुबह दिल्ली में लगाई जाती है तो वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अरुण राय को लगने वाला पहला टीका होता है। क्या नाम है? ये पहला डोज है या ये मेरा ये पहला डोज। अरे इतना देर लगा दिया। भारत ने देर नहीं की। बहुत तेजी से कोरोना वैक्सीन लगाने में देश अरबपति बना। गवाही ये कि पहली 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में जहां 85 दिन लगे, वहीं 100 करोड़ में आखिरी 10 करोड़ टीके सिर्फ 19 दिन के भीतर देश में लगे। एक विकासशील देश के लिए निश्चित रूप से 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला मुल्क बनना गर्व की बात है। लाल किले के पास सबसे लंबा तिरंगा इसी मौके के लिए लगा। स्पाइस जेट के विमान पर 100 करोड़ की जीत के टीके की तस्वीर को तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपने हाथों से देश को दिखाया। इसी विमान से याद आया कि आपने भी संभव है कि ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पर आपने देखे होंगे जिसमें लिखा है देश में विमान का ईंधन 79 रुपए लीटर है, जबकि पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपए के पार। आप कहेंगे वैक्सीन के 80, 90 पूरे 100 और पेट्रोल डीजल के 80, 90 पूरे 100 का क्या कनेक्शन? कनेक्शन यही कि जब भी देश में जिम्मेदार नेताओं से तेल की महंगाई पर पूछा गया तो जवाब मिला, अरे वैक्सीन तो मुफ्त लग रही है। अभी 100 करोड़ होने वाली है वैक्सीन के डोज दिए, 32 रुपए पर लीटर फिक्स चार्ज मुफ्त में। आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। वैक्सीन के शतक और तेल के शतक का तभी तो कनेक्शन। 16 जनवरी को जिस दिन देश में पहली बार वैक्सीन लगना शुरू हुई, तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर थी। 21 अक्टूबर को जब देश में 100 करोड़वीं डोज टीके की लगती है, तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पहुंच जाती है। यानी वैक्सीन लगना शुरू होने से 100 करोड़ डोज तक पेट्रोल के दाम में 22 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर की महंगाई वाली छलांग लग चुकी है। 100 करोड़ के टीके के बाद कोरोना से सुरक्षित महसूस करते देशवासी महंगाई के आगे जरूर अब भी असुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी तेल की महंगाई मानने से साफ इनकार कर देते हैं। बस 100 रुपए के तेल के लिए 100 करोड़ की वैक्सीन याद दिलाना भूलते नहीं हैं। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। मंत्री जी 95% नेता जरूर जनता के दिए पैसे से पेट्रोल डीजल डलाकर सरकारी गाड़ी में चलते हैं, आम आदमी नहीं। वो तो अपनी जेब से भराता है। और अगर तुलना वैक्सीन से करेंगे तो 279 दिन लगे 0 से 100 करोड़ टीके तक पहुंचने में, जबकि 16 जनवरी से अब तक 87 बार में हल्का हल्का करके पेट्रोल 84 रुपए से 100 रुपए के पार चला गया। फिर भी तेल की महंगाई को उपहार बताया जाता है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। मतलब क्या और दाम बढ़ते तब जाकर महंगाई मानेंगे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री? कम से कम ऐसा खिलवाड़ तो न करें जनता से, क्योंकि महंगाई के संक्रमण में टमाटर ने पेट्रोल डीजल को पीछे छोड़ रखा है। अक्टूबर में पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और अक्टूबर में ही टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो महंगा। जानकार कहते हैं कि इसकी एक वजह डीजल की महंगाई भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री का जवाब है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय तो मंत्री जी ऐसे बता रहे थे जैसे जनता अब अपना पैसा स्विस बैंक में रख कर आती है।
हकीकत यह है कि 11,750 रुपए महीना है देश में प्रति व्यक्ति आय। सीएसओ कहता है कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय सालाना 8,637 रुपए जनता की कम हो गई। निजी और असंगठित कारोबार में कुल आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है, ये एसबीआई की रिसर्च कहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद देश के पेट्रोलियम मंत्री और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री कहते हैं, अरे अभी कहाँ बढ़ा है, हमने कौन सा बढ़ाया है। ऑयल प्राइसेस हाई है इसलिए नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया, हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं 1 लीटर का। आज तो तब बनती है ना कोई हमने टैक्स रेज किया हो। थैंक यू वेरी मच। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। 100 करोड़ टीकों पर गर्व करने का केक तो कट गया, लेकिन इस बीच मुफ्त वैक्सीन के नाम पर महंगाई के चाकू ने भी जनता की जेब काट रखी है, जिसकी सिलाई टैक्स कटौती के धागों से कब होगी, फिलहाल ये कोई बताने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन लगने का आंकड़ा तो हमारे देश में 100 करोड़ के पार हो गया, लेकिन समाधान का रास्ता किसान आंदोलन का 1 साल बाद भी अभी अटका हुआ है। न आंदोलन का रास्ता निकल रहा है, न रास्ता जनता के लिए निकल पा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। अदालत ने कहा सड़क बंद नहीं की जा सकती, चाहे जो भी हो जाए। तो किसान नेता राकेश टिकैत तुरंत धरने वाली जगह पर बढ़कर दिखने लगे कि बैरिकेड लगाकर रास्ता रोके किसने हैं। आंदोलन के रास्ते में भी कहानी 80-90 पूरे 100 के आगे बढ़ेगी क्या? जगह दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर का बॉर्डर, वक्त दोपहर 2:30 बजे। गमछा बांधकर किसान नेता राकेश टिकैत आगे बढ़ते हैं। पहले हम एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर करेंगे, ये बोला। रास्ते पर लगे किसानों के टेंट के एक हिस्से को खुद हटाने लगते हैं। बाकी किसान भी साथ के नेशनल हाईवे 9 पर चलते आंदोलन के रास्ते में टेंट हटाते दिखते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया में बहुत से लोग चर्चा करने लगे कि क्या किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट से आई टिप्पणियों के बाद रास्ता खाली कर रहे हैं। रास्ते खोल लेंगे भाई, ये रास्ते खोल लेंगे। हमें भी दिल्ली जाना हमें तो। दूसरी तरफ से पुलिस वीडियोग्राफी करती दिखती है, एक तरफ किसान बैरिकेड के पास रास्ता खाली करते दिखते हैं। पूरी कहानी क्या है? दरअसल किसानों के विरोध के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा, सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अदालत से ऐसी खबर आई तो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने पहले पुलिस बैरिकेड के पास लगे अपने टेंट को हटा दिया और फिर एक कार लेकर किसान आगे बढ़े। उसे आंदोलन करते किसानों ने धरना स्थल के आगे लगे बैरिकेड टकलाकर रोक कर खड़ा कर दिया। ये दिखाने लगे कि रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने रोका है। हमने ये दिखा दिया कि हमने रास्ते नहीं रोक रखे। अब रास्ते जिसने रोक रखे, अगली कार्रवाई वो कर ले भाई। लेकिन उधर पुलिस खड़ी है, हम जो दिखा रहे हैं। हाँ तो वही तो दिखाओ कि पुलिस खड़ी, वही तो नहीं जान देती। आम आदमी का रास्ता सरकार नहीं तो रोक रखा। ये बात अदालत में पहले भी किसान संगठनों की तरफ से पेश वकील उठा चुके हैं, इस दलील के साथ कि किसानों को दिल्ली में जंतर मंतर, रामलीला मैदान पुलिस जाने नहीं देती। कोर्ट में किसानों की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने कहा, पुलिस सड़क प्रबंधन बेहतर कर सकती है, अगर नहीं कर सकती तो किसानों को रामलीला मैदान जाने दिया जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, कुछ लोगों के लिए लगता है कि रामलीला मैदान को ही एक स्थायी निवास बनाया जाना चाहिए। अदालत की ऐसी बहस के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एक रास्ते को खाली बताते हुए राकेश टिकैत अब पुलिस के बैरिकेड दिखाते हैं। मकसद क्या है? ये सरकारी बैरिकेडिंग है। आप इसमें थाना भी दिखा दो, कौन सा लिख रहा, दिल्ली पुलिस। ये है वसंत PS गाजियाबाद, गाजीपुर और ये वसंत बिहार का है। कहाँ का है वो? पीड़ित बिहार का खुल गया। आप ये देखो कि पूरा रास्ता क्लियर है। सब जो संदेश है वो ये देने की कोशिश की गई है कि रास्ता
पुलिस ने रोक रखा है, किसानों ने नहीं रोक रखा है, जिस तरीके के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सही ये किसानों ने तय किया है कि रास्ता अपनी तरफ से खोल देंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है कि प्रशासन का रुख क्या रहेगा, क्या प्रशासन बैरिकेड हटाएगा। यानी फिलहाल किसान संगठन जहां धरना दे रहे हैं वहीं पर है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। किसान संगठन और प्रशासन को रास्ते को लेकर अपना रुख आगे साफ करना होगा। संजय शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये फिल्म का गाना था। गरीबों को दाल रोटी की योजना पर राजनीति में रसूख दिखाने वाला 80-90 पूरे 100 भारी पड़ रहा है। आइए पंजाब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान बताते हैं कि आम आदमी की योजनाएं भले ही अटकी पड़े हों, उनके लिए भले ही पैसा ना हो, पैसा ना पाएं, लेकिन जिस राज्य पंजाब में 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, वहां मंत्री विधायक करोड़ों की लग्जरी कार पा रहे हैं। गरीब के हाथ में पेट भरने के लिए दाल रोटी आए ना आए, गरीब को भले सरकारी योजना का आटा दाल मिल पाए ना मिल पाए, पंजाब की चन्नी सरकार के राज में मंत्रियों विधायकों के हाथ से लग्जरी कार न छूटने पाए। भले चुनाव में गिनती के दिन बाकी हो, पंजाब में सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं, लेकिन मंत्री विधायकों के लिए 26 नई लग्जरी कार खरीद ली गई। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी खुद को गरीब का बेटा बताकर लग्जरी कारों को खारिज करके तालियां बटोर चुके हैं। 200 गड्डियां मैनू देतियां, मेरे तो कमरे कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते आती। वो यार गरीबों पर ला देंगे पैसा। हुई 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। इसे कहते हैं फिक्र करो ना करो, जिक्र जरूर करो, और वही किया जनता के प्रति फिक्र का जिक्र दिखाकर खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से दिल्ली पिछले महीने हाईकमान से मिलने प्राइवेट जेट से गए, तो फिर मंत्री विधायक कैसे पीछे रहते। वित्त विभाग को 27 नई इनोवा खरीदने का प्रस्ताव पंजाब की सरकार ने भेजा। वित्त विभाग ने कहा पैसा नहीं है, लग्जरी कार नहीं खरीद सकते। मंत्रियों के दबाव के आगे वित्त विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा। 4.25 करोड़ रुपए की कारें खरीदकर मंत्री विधायकों को दी गई। जनता जनता करने वाली सियासत का सच क्या यही है? आखिर क्या जरूरत थी अभी गाड़ियां खरीदने की, जब चुनाव फिर से आने वाले हैं? पंजाब के गृह मंत्री से संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने यह सवाल दस्तक देकर पूछा। जवाब जरा आप सुनिएगा। देखिए, गाड़ी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। और बात करिए, अगर हम कहते हैं कि गाड़ी लेकर या गाड़ी का कोई खर्चा है, आप थोड़ा ऊपर उठिए। काश खुद पंजाब के गृह मंत्री ऊपर उठकर जनता के लिए सोच पाते। पंजाब में गरीबों के लिए आटा दाल योजना, गरीब लड़कियों की शादी के लिए शगुन स्कीम, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, कई विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे या तो देरी से मिल रहे हैं या योजनाएं ठप पड़ी हैं, क्योंकि सरकारी विभाग कहते हैं कि योजना में पैसा नहीं। और जब परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह वडिंग को मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची बंद करने वाली बात याद दिलाइए तो जवाब मिलता है, मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही। मेरे को लगता है कि जो एमएलएस को गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता इससे कोई खर्चे में और किसी में कोई फर्क पड़ने वाला है। नियम कहता है कि 3 लाख किलोमीटर या 5 साल जो पहले आए तो सरकारी गाड़ी बदली जा सकती है। लेकिन क्या 2-3 महीने बाद ही जब चुनाव होने हैं, तब क्या कर्ज में डूबे राज्य की सरकार के नए मंत्रियों को नई गाड़ी खरीदकर पुरानी गाड़ियों को कौड़ियों के भाव छोड़ना सही है? पुरानी गाड़ी कहीं ना कहीं कौड़ी के दामों पर नीलाम करने के लिए यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री चन्नी नारा दे रहे हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी, तो दूसरी तरफ अपने और विधायकों और मंत्रियों के लिए लग्जरी एसयूवी गाड़ियाँ खरीदने पर करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं। तो जब अभी महीना ही 1-1.5 रह गया कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, तो फिर गाड़ियाँ भी इतनी तो कोई भी कंडम नहीं है कि 15 दिन गाड़ी और न चल पाए। इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने को और है, खाने को। दरअसल सत्ता में बैठे लोग अपनी सहूलियत ही देखते हैं, इसीलिए 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्री की जुबान पर भले गरीब गरीब हो, लेकिन गरीब की योजना से ज्यादा चिंता मंत्रियों की नई कारों के लिए नजर आ रही है।
बात जब जनता से जुड़ी छोटी छोटी जन कल्याण योजनाओं की होती है तो सरकार बड़े बड़े कर्ज का हवाला देती है, लेकिन वही सरकार जब अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की बात आती है तो सरकारी खजाने का मुंह खोल देती है। फिलहाल भारी कर्ज से गुजर रही पंजाब सरकार ने विधायकों, मंत्रियों के आरामदायक सफर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये लग्जरियां गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि काश गरीबों के लिए भी सरकार इसी तरीके से खजाने का मुंह खोलती। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। राजनीति में हमेशा सत्ता के लिए 80-90 पूरे 100 करने की चाहत होती है, लेकिन उसी कोशिश में विवादों का अक्कड़ बक्कड़ शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में हुआ प्रियंका के साथ महिला पुलिसकर्मियों की सेल्फी के बाद। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोट का जो दांव दिया, उसके बाद कहानी सेल्फी, अनुशासन और सियासत तक पहुंची। मंगलवार को आगरा जाती प्रियंका को जब रोका गया तो कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने आगे आकर प्रियंका के साथ सेल्फी ली। वीडियो में 5 से 6 महिला पुलिसकर्मी प्रियंका के साथ सेल्फी लेती दिखती हैं। ये तस्वीरें कुछ ही मिनट के भीतर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। कांग्रेस समर्थक महिला पुलिसकर्मियों की प्रियंका के साथ सेल्फी लेने को कांग्रेस की बयार बताकर फैलाने लगे और तब खबर आई थी कि सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए तो मामला और बढ़ा। प्रियंका ने कहा कि उनके साथ तस्वीर लेना अगर गुनाह है तो सजा उन्हें भी दी जाए। ये बिल्कुल फिजूल की बात है। उनके करियर खराब करने से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? उन्होंने एक सेल्फी खींच ली, मैंने खुशी से खिंचवाई, कौन सी बड़ी बुराई कर ली है उन्होंने? अब उनका करियर बर्बाद करोगे? उनके घर पे बच्चे हैं, वो कमाती हैं अपने परिवारों के लिए, संघर्ष करती हैं रोज। सुबह तक मामला शांत होता दिखा जब आज तक से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने किसी वीआईपी के साथ सेल्फी लेने को बड़ी बात मानने से इनकार कर दिया। ड्यूटी पे थी वहाँ पे, तो ड्यूटी के दौरान अगर कोई गाड़ी में अगर उनको बिठाया जा रहा है तो फोटो ले लिया तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यूपी में करीब 6 करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं। महिलाओं को 40% टिकट और जीतने पर छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्मार्टफोन देने का वादा करने के बाद कांग्रेस फिलहाल चुनावी चर्चा में है। महिला पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती तो भी प्रियंका को ही चुनावी माइलेज मिलता। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। आर्यन खान की मुसीबत कैसे बढ़ा सकती हैं अनन्या पांडे, पूरी रिपोर्ट दस्तक के अगले हिस्से में। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रूज ड्रग्स केस में जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने आज आर्यन खान के दोस्त और अभिनेत्री अनन्या पांडे से 2.25 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी की टीम पहले चंकी पांडे की बेटी अनन्या के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की, पूछताछ का समन दिया और उसके बाद अनन्या पांडे शाम 4 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी के ऑफिस पहुंची। अब प्रश्न ये कि एनसीबी ने अनन्या से पूछताछ क्यों की और आने वाले दिनों में बॉलीवुड में किस किस सितारे से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सुबह 9:18 मुंबई की आर्थर रोड जेल। शाहरुख बेटे से मिलने जेल पहुंचते हैं, लेकिन बॉलीवुड का बेताज बादशाह आज असल जिंदगी में निराशा के साथ असली जेल में दाखिल हुआ। लेकिन आज बॉलीवुड का बादशाह असली जेल में बेटे से मिलने के बाद निशब्द लौट गया। आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है शाहरुख? शाम 4 बजे मुंबई का एनसीबी दफ्तर। मुंबई के खार वेस्ट के अपने घर से एनसीबी दफ्तर पहुंची अनन्या पांडे। लेकिन जब अनन्या मास्क और चश्मा लगाकर एनसीबी दफ्तर पहुंची तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके 19 दिन बाद एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया। सवाल है क्यों?
आखिर एनसीबी अनन्या से आर्यन के बारे में क्या पूछताछ करना चाहती है? सवाल ये भी है कि चंकी पांडे की तरह बॉलीवुड के और कितने सितारों को अपने बच्चों के साथ इस तरह एनसीबी के दफ्तर आना पड़ सकता है? बॉलीवुड के वो 2 सितारे कौन हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं? क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान के बाद एनसीबी ने आज एक और स्टार किड के घर दस्तक दी। सुबह अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ का सम्मन थमाया और वो शाम को पूछताछ के लिए हाजिर हो गई। सवाल उठा कि एनसीबी ने अनन्या को इस मामले में किस हैसियत से बुलाया, तो जवाब ये मिला। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर अनन्या आरोपी नहीं है तो वो इस मामले में गवाह कैसे हैं? तो इसका जवाब आज तक संवाददाता दिव्येश सिंह ने ढूंढ निकाला। एक नई तैयारी कह सकते हैं या नए एविडेंस खोजने की तैयारी की जा रही है, नए एविडेंस को पेश करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2 कोर्ट से पहले ही आर्यन खान की बेल खारिज हो चुकी है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को इसकी सुनवाई होनी है। मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो किसी तरीके का अगर कोई नया एविडेंस एनसीबी के अफसर दिखा पाए कोर्ट को, कोर्ट के सामने ला पाए, तो उनका केस और स्ट्रांग हो जाता है, केस और पुख्ता हो जाता है। तो एनसीबी आर्यन खान पर शिकंजा कसने के लिए अनन्या से 2 घंटे तक पूछताछ करती रही, क्योंकि आर्यन के फोन में एनसीबी को कुछ ऐसा मिला है जिसका सीधा संबंध अनन्या से है। दरअसल आर्यन खान और इस केस के दूसरे आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया है। इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है, इसीलिए उसने अनन्या से पूछताछ कर इस मामले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में एनसीबी ने अनन्या के फोन को भी जब्त कर लिया है। आर्यन को लेकर अनन्या से पूछताछ एनसीबी बहुत ही अहम मान रही है। इसकी वजह यह है कि अनन्या और आर्यन बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अनन्या का एक भी बयान आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ा सकता है। इस बयान को एनसीबी अदालत में अपने पक्ष में भी पेश कर सकती है। इसीलिए अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अनन्या से जो सवाल पूछे वो इस तरह है। क्या आपने आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा? आर्यन किससे ड्रग्स खरीदते थे? क्या आपने कभी आर्यन के साथ ड्रग्स ली? आर्यन खान कब से ड्रग्स ले रहे हैं? आर्यन किस तरह के ड्रग्स लेते हैं? आपने कौन सा ड्रग्स लिया है? आप लोगों का ड्रग्स सप्लायर कौन है? आपके सामने कितनी बार ड्रग्स ली गई? आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के पास अभी तक व्हाट्सएप चैट ही बड़ा हथियार है। उसी आधार पर वो आगे बढ़ रही है, लेकिन वो जानती है कि अगर इस केस में उसे अपनी पोजीशन को पुख्ता करना है तो उसे और भी सबूत जुटाने होंगे। इसीलिए अब उसने व्हाट्सएप चैट में आने वाले नामों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी आने वाले दिनों में बॉलीवुड के 2 सितारों से भी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के 2 स्टार हैं जो आने वाले वक्त में एनसीबी की जांच के घेरे में आ सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में अनन्या की तरह बॉलीवुड के कई दूसरे सितारे भी एनसीबी ऑफिस के चक्कर लगाते हुए देखे जाएं तो अचंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो बॉलीवुड सितारे आखिर हैं कौन जिन पर एनसीबी की नजर है? क्या उनमें से कोई क्रूज ड्रग्स पार्टी में शामिल था? क्या उसका भी नाम आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में एनसीबी को मिला है? और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट्सएप चैट के सहारे एनसीबी इस केस को कितना आगे ले जा सकती है? सौरभ वक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। आर्यन खान की न्यायिक हिरासत को अदालत ने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्यन को भी 9 और दिन जेल में रहना होगा। आर्यन को जमानत न मिलने से शाहरुख खान का परिवार बेहद परेशान है। शाहरुख खान तो आज बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंच गए और उम्मीद जताई कि उनका बेटा जल्द घर लौटेगा। किसी भी सामान्य पिता की तरह शाहरुख खान को भी अपने बेटे के साथ वक्त बिताना पसंद है। इसीलिए जब बेटे से मिले 19 दिन हो गए तो शाहरुख खुद को रोक नहीं सके और सुबह 9:15 बजे आर्थर रोड जेल पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर जब शाहरुख जेल की विजिटर लाइन में पहुंचे तो शाहरुख की आंखों पर काला चश्मा था। बिना कुछ बोले वो सुरक्षा घेरे में आगे बढ़े और जेल के अंदर चले गए। आर्यन की शाहरुख खान से मुलाकात जेल में बने एक कैबिनेट में हुई। यहाँ शीशे की एक दीवार के बीच एक तरफ आर्यन थे तो दूसरी तरफ शाहरुख। इस दौरान जेल के 2 गार्ड भी मौजूद थे। शाहरुख ने आर्यन से पूछा क्या वो अच्छे से खा पी रहे हैं, तो इसके जवाब में आर्यन ने कहा कि उन्हें जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा।
इसके बाद शाहरुख खान ने जेल अफसरों से पूछा कि क्या आर्यन को घर का बना खाना दिया जा सकता है। इसके जवाब में उन्हें बताया गया कि ऐसा करने के लिए उन्हें कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। शाहरुख और आर्यन की मुलाकात काफी भावुक थी और 10 मिनट तक चली। इस दौरान शाहरुख ने अपने बेटे का हौसला भी बढ़ाया। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद ये पहली बार था जब आर्यन के परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने जेल पहुंचा। इस मुलाकात के बाद शाहरुख खामोशी के साथ कड़ी सुरक्षा में जेल से निकले। विजिटर लाइन में बैठे कैदियों के रिश्तेदारों को हाथ जोड़े। इस बीच कई प्रशंसकों ने उनसे हाथ भी मिलाए, लेकिन आर्यन पर शाहरुख चुप्पी साधते हुए गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख को कहना चाहेंगे? शाहरुख क्या आप कोई कहना चाहेंगे? आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है? शाहरुख आप देखिए, शाहरुख को कहना चाहेंगे? शाहरुख क्या आप कोई कहना चाहेंगे? आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है? शाहरुख आप देखिए। इससे पहले शाहरुख खान फोन के जरिए अपने बेटे से जेल में बातचीत करते रहे थे। बेटे की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख ने लैंडलाइन पर आर्यन से 2 बार बात की। पहली बार 3 मिनट तक आर्यन ने शाहरुख की मैनेजर से बातचीत की। फोन पर रोते हुए आर्यन बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शाहरुख खान से बातचीत में आर्यन ने हेलो बोला और फिर खामोश हो गए। इस बीच उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। आर्यन को दूसरी तरफ से शाहरुख को समझा रहे थे। इधर आर्यन लगातार रोते जा रहे थे। 2 मिनट तक चली इस बातचीत में आर्यन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जेल में शाहरुख से पहली मुलाकात में भी बताया जाता है कि आर्यन कई बार भावुक हुए थे। इधर जब एनसीबी आर्यन केस में मन्नत पहुंची तो शाहरुख खान ने अफसरों से मुलाकात की और आर्यन का जिक्र ले आए। सूत्रों ने बताया कि एनसीबी के अफसरों से मुलाकात में शाहरुख खान ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा जल्द ही जेल से वापस लौटेगा। एक बड़ा स्टार होने के बावजूद शाहरुख खान को फैमिली मैन माना जाता है। इसकी असल वजह किंग खान ने आज तक से बातचीत में खुलकर बताई थी। मेरे खुद के माँ बाप जरा जल्दी छोड़कर चले गए, तो आई थिंक उनकी जो क्षति महसूस होती है, कमी महसूस होती है, तो मैं उसको शायद पूरा करने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के। मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में हर चीज़ दी, अच्छी तालीम दी, अच्छा स्वभाव दिया, अच्छा व्यवहार करने का तरीका सिखाया, सब कुछ दिया। अच्छा है आपके, नंबर भी अच्छा है मेरे नंबर भी आया आपके। लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ वक्त ज़्यादा नहीं दिया। तो मुझे जब मैं अपने बीवी से बात करता हूँ या दोस्तों से, तो मुझे पूछते हैं कि तुम अपने बच्चों को क्या अलग दोगे, तो मैं कहता सब कुछ वो दूंगा जो मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा वक्त उनको खुदा से चुरा के ज्यादा दे सकूं। मगर ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान पिछले 20 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। यही बात एक पिता के तौर पर शाहरुख को शायद अंदर तक खाई जा रही होगी। सौरभ वक्तानी और दिव्य सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।